वेलकम डियर स्टूडेंट, वेस्टर्न क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज हम जो आपके समझ रहे हैं बोर्ड का मॉडल पेपर है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना एग्जाम देके आओगे उसके बाद वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। हाँ, अगर ये वीडियो देखा होता तो मेरे नंबर कुछ अलग आते। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लगभग 1-2 नंबर वाले आए ना आए, लेकिन 6 नंबर के और 3 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। हो सकता है संख्या जो है वो क्या है बदल जाए, लेकिन सवाल का जो विधि होगी, प्रोसेस होगा, जो फॉर्मूले बेस्ड सवाल वही आने वाले हैं। संख्या बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सवाल आपको वही मिलेंगे, विधि आपको वही मिलेगी। संख्या का जो गणित है, गणित में संख्या बदलती रहती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी सवाल को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप जो सवाल मिस करो हो सकता है वो एग्जाम आ जाए। तो सीरियस होकर पूरे वीडियो को अंत तक देखना है और पास में कॉपी किताब लेके बैठना है, ताकि सवाल उतारते जाओ, समझते जाओ। और लगभग आपके, अगर आपने वीडियो को देखा और पूरे सवालों को मिलाया है, तो एग्जाम में लगभग आपके यहीं से, इस पेपर से आपके मान लो 30-40 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और कई प्रकार के नए सवाल भी लिखने को मिलेंगे आपको इस पेपर में, ठीक है, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके जो पेपर है वो 80 नंबर का आता है, ठीक है। उसमें सेक्शन ए है, वो 10 अंक का है, यानी एक नंबर के जो सवाल है वो 10 सवाल आते हैं। पहला दूसरा आपका आता है वैदिक गणित से, ठीक है। तो पहला दूसरा हम सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल है 108 × 112 को सूत्र निकलन द्वारा हल कीजिए। सूत्र निकलन द्वारा गुणा कीजिए, गुणा दे रखा है, हल करना है। और दूसरा, इसमें x का मान याद करना है, समीकरणों को क्या करना है, सरल। तो देखो ध्यान से देखना, सूत्र निकलन से करेंगे तो देखो हम, ये संख्या क्या है आपके पास, दो संख्या है, एक तो 108 और दूसरी 112। और आपके पास जो विचलन है, इनका विचलन कितना है। देखो विचलन कैसे आता है, संकेत में यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़े से हल्के फुल्के, ठीक है। संकेत में आधार हमारा कितना है, देखो ये संख्या किसके आसपास है, 10 के आसपास है, 100 के। तो यहाँ पर जो आधार होगा हमारा कितना होगा, 100। आधार हमारा कितना होगा, 100। और विचलन की बात करूँ मैं, तो विचलन बताओ, ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है, +8। और ये 100 से कितना अधिक है, +12। तो हमारा विचलन हो जाएगा यहाँ पर +8 और +12। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर मैं ऑब्लिक का निशान लगा देता हूँ, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझना, इन दोनों का करना है गुणा, इन दोनों का क्या करना है, गुणा। तो 12 8 कितने होते हैं, 96। 12 8 कितने होते हैं, 96। उसके बाद इधर क्या करना है, या तो इसमें ये वाली संख्या जोड़ो। देखो 108 और 12 कितने होते हैं, 120 होते हैं। या इसमें ये जोड़ो, 112 और 8 कितने होते हैं, 120 होते हैं। या फिर क्या करो, जो आपका आधार है उसमें ये दोनों जोड़ दो, बताओ कितने होंगे, 100 और 8 120 ही होंगे। तो यहाँ पर कर दिया 108 + 12। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ो, आप चाहो तो ये लेकर इन दोनों को जोड़ो। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने देंगे, 120 और ये 96 के 96। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर, किससे हुआ, सूत्र निकलन द्वारा। अब देखो दूसरा सवाल है जो आपको बीजगणित के रूप का मिलेगा। ये यहाँ पर सवाल कुछ भी हो सकता है, सूत्र निकलन हो सकता है, उर्ध्वतिरिक्त व्यायाम हो सकता है, एकाधिकन पूर्ण हो सकता है, एकाधिकन हो सकता है, और अन्य प्रकार का कोई भी सवाल हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा सवाल होगा वो आपका बीज गणित पर आधारित होगा। अब बीज गणित में और कई प्रकार के सवाल है, तो ये सवाल आपके सूत्र शून्य समुच्चय द्वारा। तो हल करते हैं हम। ये जो आपका फॉर्मूला है वो है सूत्र शून्य समुच्चय द्वारा। देखो क्या करेंगे हम, देखो ये माइनस वाले जो पार्ट है उधर भेज देंगे, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो देखो ये 1/(x+1) इधर ही है। अब बताओ ये 1/(x+4) माइनस का इधर आया, तो ये आपका हो जाएगा x+4। और इधर देखो आप 1/(x+2) आपका है ही है, और ये 1/(-1/(x+3) उधर जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 1/(x+3). अब देखो इधर देखो हरों का योग कितना हो रहा है, इधर हरों का योग कितना हो रहा है, और इधर भी हरों का योग कितना हो रहा है। देखो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 1 और 4 कितने हो गए, 5। अगर इधर देखोगे तो x और x कितना हो गए, 2x, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। यानी हरों का योग समान है। क्या है,
समान है, इसलिए 2x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा 0। अब बताओ ये 5 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 2x बराबर हो जाएगा -5 और इंटू की संख्या गई बट्टे में, x बराबर आपका आंसर आ जाएगा -5/2। ये 2 सवाल है, ठीक है। ध्यान से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में सवाल मिला देना एक बार। देखो सवाल नंबर 30 जो आपकी दूसरी प्रश्नावली से वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। इसमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, और चौथा और 5 जो सवाल मिलेगा आपको वो 6ठी 7वीं 8वीं कहीं से भी मिल सकता है। मैंने यहाँ पर 7वीं और 8वीं का लिया है, वो आपको 6ठी से भी मिल सकता है, 8वीं से किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और सवालों को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए, तो देखो 17/8 का 17/8, इसे आगे हल करूँगा तो 17/8 की जगह आ जाएगा 2 की घात 3। इन 8 के टुकड़े करूँगा मैं, 8 के टुकड़े करूँगा तो 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग गया 2 बार, और 2 का भाग गया 1 बार। इन 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात क्या आ गई 3 आ गई। देखो आपको एग्जाम में जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा बताइए ये शांत है या शांत, तो पहले आपको जांच करना पड़ेगा ये शांत है। अब देखो ये शांत क्यों है, क्योंकि जो हर का मान है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः ये शांत दशमलव है। अगर शांत दशमलव है तो इसे आगे हल कीजिए। अब आगे हल कितना कैसे होगा, देखो यहाँ पर जितनी आपके 2 की घात है, जितनी आपके कितनी है 2 की घात, उतनी की उतनी आपको करनी है 5 की घात। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 की घात कितनी 3, तो यहाँ पर आपको कितनी करनी है 5 की घात भी कितनी करनी है 3, और यहाँ पर भी 5 की घात कितनी करनी है आपको 3 करनी है। ध्यान रखना जितनी 2 की घात हो उतनी उतनी कितनी करनी है 5 की घात। तो देखो 17 का 17 और 5 की घात 3 करोगे यानी 5 × 5 × 5, तो आप क्या जाएंगे 125, और ये दोनों देखो घात समान है तो ये हो जाएगा 2 × 5 की घात 3, ठीक है। और इधर आपको गुणा करना है, 17 × 5 = 85 का 5 हासिल का 8, 17 दूनी 34 और 8 हो गए 42 का 2 हासिल का 4, 17 और 4 हो जाएंगे 21, बट्टे में आपके है 2 × 5 = 10 की घात 3, 10 की घात कितनी है 1। देखो इसे आगे सरल करोगे तो आ जाएगा 2125 और 10 की घात 3 यानी 1 के पीछे 3 जीरो, 1 के पीछे कितने जीरो 3 जीरो। अब बट्टे में 3 जीरो है तो 3 संख्या पहले क्या लगा लो दशमलव, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.125। ये आपका क्या है आंसर। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये सवाल है, यहाँ पर संख्या कुछ भी आ सकती है, संख्या बदल सकती है, लेकिन सवाल जो रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। संख्या कुछ भी आ सकती है, वो आपके ऊपर है। अब अगला सवाल, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ सवाल ही लिखा है, का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है मान, तो देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब बताओ ये 27 कैसे आएगा। अब ये 27 कैसे आएगा, जब 90 में से क्या घटाऊंगा मैं 63, 27 कैसे आएगा 90 में से कितने घटाऊंगा 63 घटाऊंगा, 27 कैसे आएगा 90 में से 63 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा आपका 27 बट्टा ये कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, ये आपका 27 कैसे आएगा कि 90 में से कितने जाएंगे आपके 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 के कोस स्क्वायर 63। अब देखो ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर 63 का आपका क्या आ गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर और थीटा कितना है 63 डिग्री। देखो आगे इधर भी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, थीटा कितना है 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा समान है, और आपको फॉर्मूले से पता है कि मान कितना होता है 1, इसका भी मान कितना होगा 1, और 1 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। देखो आगे सवाल है 5 मीटर ऊंची मीनार, 5 मीटर ऊंची मीनार, ये लो 5 मीटर ऊंची बना दी मीनार हमने के पाद से, ये पाद इसका, ये पाद
ये इसका शीर्ष, पाद से 5 वर्गमूल 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्गमूल 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ये दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, से उन्नयन कोण कितना है हमें ज्ञात करना है। इसका उन्नयन कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये बना दिया हमने त्रिभुज ABC। क्या बना दिया? त्रिभुज ABC। तो मानना कोण, मानना जो हमारा कोण है वो क्या माना हमने? थीटा। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब देखो क्या दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है और क्या दे रखा है? आधार। और लंब और आधार आपके किस में आते हैं? tan थीटा में। किस में आते हैं? tan थीटा में। तो त्रिभुज ABC लेंगे हम, त्रिभुज आपका ABC में tan थीटा जाएगा आपका, वो आ जाएगा लंब बटा आधार। और अब लंब की बात कर रहे हैं तो लंब आपका है AB और आधार आपका है BC। tan का tan, थीटा आपका एंगल कितना है? थीटा माना है हमने, तो ये आ गया थीटा। और AB कितनी है? 5। कितनी है? 5। और BC कितनी है? 5 वर्गमूल 3। देखो 5 में 5 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो आपका जो tan थीटा है, tan थीटा आ गया 1/√3। कितना आ गया? 1/√3। अगर आप सारणी देखोगे, देखो छठी प्रश्नावली आ गई यहाँ पर, सारणी में देखोगे 1/3 होता है, वो होता है tan 30 का मान। किसका होता है? tan 30 डिग्री का मान। और ये tan, इस tan से क्या हो गया? कैंसिल। तो थीटा जो है आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। तो देखो एक एक नंबर के सवाल सही होंगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो पूरा अंतिम तक देखी जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले, बहुत मजा आने वाला आपको। ठीक है, आसान भी लगेगी, ये जल्दी से लिख दो आप। और जो सवाल नंबर आपका अगला 6ठा और 7वां है, तो देखो 2 सवाल है, वो आपको मिलेंगे 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं प्रश्नावली में से। अब वो किसी से भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं भाई 10वीं से मिले, 11वीं से भी मिले, कहीं से भी मिल सकते हैं आपको। तो देखो सवाल नंबर 6ठा है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो किसी दिए गए आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, चित्र बनाना है, उसके बाद हल लिखना है। ठीक है, अब ये कह रहा हूँ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो किसी दिए गए आधार, अब एक आधार पर ये कह रहा है बहुत सारे समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे त्रिभुज? समद्विबाहु, यानी ये भी एक हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये भुजा और ये भुजा समान, ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कह रहा है कि एक ही आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये रहा, और इन शीर्षों का बिंदुपति क्या होगा? अगर इन शीर्षों का, अगर मैं मिलाऊंगा इन शीर्षों को, अगर इन शीर्षों को मैं मिलाऊंगा तो इनका बिंदुपथ क्या होगा? दिए गए आधार, जो ये आधार दिया गया है उसका लंब समद्विभाजक होगा। तो इसका जो आंसर है, जो वो हल है, वो कौन सा होगा? उत्तर क्या होगा? दिए गए आधार का लंब समद्विभाजक। तो उस बिंदु का बिंदुपथ दिए गए आधार का लंब समद्विभाजक होगा। तो दिए गए आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष उन बिंदुओं का बिंदुपथ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बिंदुपथ आधार का लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक क्या होगा? जो ये रेखा है कि इस त्रिभुज को बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि बिंदु R से, अभी कह रहा है बिंदु R से O केंद्र वाले वृत्त, ये O केंद्र वाला मैंने क्या बना दिया है? वृत्त, ये O। अभी कह रहा है बिंदु R से, ये बिंदु R ले लिया मैंने, वृत्त पर RA भी स्पर्श रेखा है, RA, ये RA, ठीक है, और RB क्या है? स्पर्श रेखा है, खींच दी हमने। परस्पर थीटा कोण पर झुकी हो, ये जो कोण, दोनों रेखा है किस कोण पर झुकी है? थीटा कोण पर। तो कोण AOB 40, अब ये कह रहा कोण जो AOB है आपका, ये वाला कितना है? 40,
तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ये केंद्र इस पर से कवर क्या होता है, लंब। ये लंब होता है नहीं, ये 90 डिग्री हो गया। तो मैं चतुर्भुज लूँगा, ये क्या लूँगा, चतुर्भुज आपका AR BO में, ठीक है। ये दोनों हो गए 90 डिग्री के, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कोण थीटा प्लस, चूँकि कोण थीटा प्लस कोण आपका है AOB, कौन सा है, AOB, जो कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180। तो थीटा का थीटा AOB कितना है 40, बराबर कितना हो गया 180, और ये 40 प्लस के उधर गए तो माइनस के, तो थीटा आपका आ जाएगा 180 माइनस 40। तो कोण थीटा जो होगा वो आपका कितना होगा 140 डिग्री, कितना होगा 140 डिग्री। देखो सवाल नंबर 8वां जो है प्रायिकता का है, और 9वां 10वां जो है वो आपकी सड़क सुरक्षा का है, ध्यान रखना। तो प्रायिकता के सवाल देखो, यहाँ पर देखोगे आप, तो सवाल कह रहा है 1998 में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब जो आपने सवाल पढ़े किताब में वो लीप और अलीप वर्षों के बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ पर आ गया घुमा के कि 1998 में 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब 1998 कैसा है, लीप वर्ष है या लीप वर्ष, तो पहले पता लगाएंगे। तो 4 का भाग देता हूँ मैं 1998 में, किस में देता हूँ 1998 में, तो 4 का भाग आपका पूरा जाता है या नहीं जाता, देखो 19 में गया 4 बार, शेष बल 3 उतारा, 9 को भाग गया 9 बार, शेष बल 3 उतारा 8 को भाग गया 9 बार, आपका शेष बल 2 आ रहा है। तो जो ये 1998 वह अलिप वर्ष है, कैसा वर्ष है, अलिप वर्ष है। तो 1998 अलिप वर्ष है, कैसा है, अलिप वर्ष है, कैसा है, अलिप वर्ष है। अब अलिप वर्ष है तो कुल दिन कितने हो गए आपके पास, कुल दिन कितने मिलेंगे आपको, कुल दिन जो मिलेंगे आपको 365। सप्ताह जो होंगे आपके पास, सप्ताह जो होंगे वो होंगे आपके पास 52, कितने होंगे 52, क्योंकि मैं इसके अंदर 7 का भाग दूंगा, पूरा जाएगा 52 बार, शेष पर बचेगा आपका 1, कितना बचेगा 1, और जो आपका क्या है शेष दिन, शेष दिन कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो बार का पूछा है, तो बार कितने होते हैं 7, तो हमारा कुल जो परिणाम हो गया प्रायिकता का, कुल परिणाम जो हो गया वो हो गया आपका 7, कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। अब हमें कह रहा है 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो पहले याद करते हैं 52 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो ध्यान से देखना, अनुकूल परिणाम कौन कौन सा है। सवाल कह रहा है 52 रविवार, अब बताओ 52 सप्ताह आगे, 52 सप्ताह आपके पास आगे, तो 52 रविवार भी आगे, 52 सोमवार भी आगे, 52 मंगलवार भी आगे, यानी 52 बार सब आगे। अब बताओ अगर मैं अब यहाँ पर रविवार लिखूंगा तो रविवार कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा 53 बार आ जाएगा ना, क्योंकि ये शेष दिन है वो क्या क्या हो सकता है, रविवार तो नहीं हो सकता, क्योंकि रविवार तो 52 बार आ गया है, रविवार तो 52 बार आ गया है, नहीं जो शेष एक दिन बचा है वो आपका या तो हो सकता है सोम, या हो सकता है मंगल, या हो सकता है आपका बुध, या हो सकता है आपका गुरु, या हो सकता है आपका शुक्र, या हो सकता है आपका शनि, यानी 3 और 3 6 बार हो सकते हैं आपके, जो 53 बार आ जाए। लेकिन रविवार तो 52 ही है और 52 हो गए, तो जो आपकी प्रायिकता है वो घटना ही के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। पहले आप फॉर्मूला लिखना, अनुकूल कितना है 6 और कुल आपका कितना है 7, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर अलिप वर्ष का पूछा जाए तो ये का ही, और आपको लीप वर्ष का देखना है तो वीडियो के नीचे प्रायिकता दे रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो पूरी प्रश्नावली। अब सवाल नंबर 9, खुशी को अपने गांव जाने के लिए, अब खुशी को अपने गांव जाना है, ठीक है। गांव जाने के लिए 10 किलोमीटर तो बस से यात्रा करनी पड़ती है, पहले 10 किलोमीटर बस से जाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेशन पर, फिर वहाँ से उसको रेल पकड़नी पड़ेगी, 50 किलोमीटर रेल से जाना होता है। यदि कुल जो रुपये है वो पैसे देते हो किराया देना पड़ा, कुल किराया कितना देना पड़ा
₹65। तो इस समस्या को बीजगणितीय रूप में हल कीजिए। तो देखो, मानना बस का किराया जो इसे लगा है वो लगा x। कितना लगा? x रुपये। और रेल का जो किराया है, रेल का किराया वो है इसका y रुपये। कितने हैं? y रुपये। अब बताओ, मान लो, ध्यान रखो, शुरुआत में 2 किलोमीटर है और पर किलोमीटर का रुपया 5 रुपये। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो गया? 10 रुपये। यानी प्रश्न अनुसार अब 10 किलोमीटर गई वो, प्रत्येक किलोमीटर का x रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10x। और इसके साथ किराया जुड़ेगा, ट्रेन वाला भी जुड़ेगा, इन दोनों का किराया जोड़ के कितना होगा? 65। ट्रेन वाला कितना है? y × 50। ये हो जाएगा आपका 50y बराबर कितना है? 65। अगर तीनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है तो दे दो। तो बताओ, इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। 3 का इसमें नहीं जा रहा, 5 का देते हैं। 5 का भाग 2, 10 में कितनी बार गया? 2x प्लस इसमें कितनी बार गया? 10 बार गया। और इसमें कितनी बार गया? 13 बार। और किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, आगे देखो, सवाल नंबर 10वां। ज्योति ने पहली, दूसरी, तीसरी यातायात लाइट क्रमशः 5, 12 और 19 सेकंड में पार की। अब ज्योति कहीं जा रही है, गाड़ी से जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, पता नहीं कहाँ से जा रही है। पहली जो लाइट आ रही, खंभे आ रही, बीच में क्या आ रहे? खंभे आ रहे। पहली लाइट तो उसने 5 सेकंड पार की, दूसरी 12, उसके बाद 19। यानी आपकी बन गई है AP। क्या बन गई आपकी? AP क्या बन गई? 5, 12, 19। अब ये कह रहा है, अगर इसी क्रम में यातायात लाइट को पार करती है, यानी क्रम ये का ये, इसी तरह संख्या आगे बढ़ेगी, तो 10वीं यातायात लाइट कितने समय में पार करेगी? तो हमें 10वीं यातायात, पहली, दूसरी, 10वीं n का मान ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर मैं प्रथम पद देखूँ, आपका जो प्रथम पद है वो a आपका कितना है? 5। और अगर मैं सार्वंतर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सार्वंतर की। किसकी बात कर रहा हूँ? सार्वंतर जो आपका है, क्या है? d बराबर है A2 - A1। ये आपका A1, ये A2, ये A3। ये हो जाएगा 12 - 5 बराबर 7। और जो आपके पदों की संख्या n वो कितना दे रखा है? 10। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कुल कितना समय लगा। ठीक है, कितने समय में पार होगी, यानी an का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला पता है हमें, a प्लस n - 1 × d। a आपका कितना है? a आपका है 5 प्लस n कितना है? n आपका 10 - 1 × d कितना है? 7। 5 का 5 प्लस 10 में से एक गया, 9 × 7 कितना हो गए? 9 × 7 कितना हो गए? 9 × 7 = 63। और 63 और 5 कितना हो गए? 68। यानी इसको कितने, कुल कितना समय लगेगा? 10वीं यातायात लाइट है वो जो कि 68वें सेकंड में पार करेगी। 1 मिनट और 8 सेकंड में वो 10वीं लाइट पार कर चुकी होगी। देखो, अब हमारा सेक्शन B है। सेक्शन ये इस तरह का आएगा, आपका पूरा पैटर्न यही रहेगा, कोई पैटर्न बदलने वाला नहीं है। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो 6 नंबर वाले सवाल है वो बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाए गए हैं, इसीलिए इंतजार करना। ठीक है, ये आपका जो 11वां सवाल है वो है वैदिक गणित से, और 12वां जो है वो वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो सूत्र द्विजांग का प्रयोग करके 1234 में 42 का भाग देना है। ठीक है, द्विजांग आपने इसको पढ़ा होगा, वैदिक गणित का है। तो देखो, तो इसमें आपको पता है 3 खंड बनाते हैं। कितने खंड बनाते हैं? 3। यहाँ जो होता है आपका द्विजांग होता है और यहाँ जो होता है आपका मुख्यांक होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ मुख्यांक होता है और यहाँ द्विजांग होता है। यहाँ पर 2 अंक है, तो 4 तो आपका हो गया मुख्यांक और 2 क्या हो गया? द्विजांक। ये आपका क्या हो गया? मुख्यांक, और ये आपका हो गया द्विजांक। ठीक है, अब देखो द्विजांक हमारा कितना है? 1। तो इनमें से 1 अंक आ जाएगा पीछे और बाकी वाले जो अंक है वो आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखो, यह हम करते हैं हल, इन्हें आपके संकेत क्या लिख देते हैं? संकेत। ज्यादा नहीं लिखेंगे, हल्के फुल्के लिखेंगे। अब करना क्या? सबसे पहला पार्ट, ये जो आपका मुख्यांक है इसका भाग देना है इसमें।
यानी 12 के अंदर मुझे भाग देना है 4 का। कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 बार। इस 3 को लिखा मैंने यहाँ पर। शेषफल कितना बचा? भागफल कितना गया? 3 बार। और शेषफल आपका बचा, वो शेषफल है वो 0। शेषफल कितना है आपका? 0। इस 0 का मैंने क्या कहाँ उतारा? यहाँ पर। अब देखो संशोधित करता हूं मैं। यहाँ आपके कितने हैं? 3। और 3 में से मुझे क्या करना है? इसको इसके गुणा करना। देखो 3 को 2 से गुणा करते कितना आते? 6। माइनस में आ रहा है, यानी हमें ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? ये प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? वापिस ये प्रक्रिया वापिस पूरी करनी पड़ेगी। तो देखो वापिस मैं क्या करता हूँ? 12 के अंदर 4 का भाग देता हूँ। अब मैं भागफल क्या ले रहा हूँ? 2। देखो 4 का भाग दे रहा हूँ 12 के अंदर। अगर भागफल 2 आता है तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आएगा आपका? 4 आएगा। यानी भागफल 2 और आपका शेषफल क्या आया? 4। भागफल आपका यहाँ पर कितना आया? 2 और शेषफल आपका कितना आया यहाँ पर? 4 आया। क्या आया? 4। अब करते हैं संशोधन। अभी क्या करते हैं? इसका संशोधन करते हैं। ये कितने हो गए आपके? 43 में से घटाना है। घटाना क्या है? इन दोनों का गुणा। 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4। तो 43 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 39। कितने बचे? 39। अब 39 में क्या करना है? 4 का भाग देना है। 39 में क्या करना है? 4 का भाग। तो देखो यहाँ पर तीसरा 39 आएगा आपके। इसमें किसका भाग देना है? 4 का। तो जो भागफल है वो आ जाएगा आपका 9 और शेषफल आपका आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो भागफल 9 यहाँ उतारा, शेषफल 3 यहाँ उतारा। अब वापस क्या करना है? संशोधन करना है। तो ये कितने हैं आपके पास? 34 माइनस 9 इंटू 2। ये आ गया 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 कितने होते हैं? 18 और घटो 18। 34 में से 18 गए, पीछे बचे 16। कितने बचे? 16। कितने बचे? तो ये तो आपका आ गया भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। ये दो जान। देखो यहाँ पर संख्या बदल सकती है यहाँ पर एग्जाम के अंदर, लेकिन जो सवाल है जो जान के बारे में आया तो इसी प्रकार का आएगा। अब देखो, अब इसीलिए करना है कि ये जो 1/2 है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। परिमेय नहीं है, अपरिमेय। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे मानेंगे हम। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। P/Q के रूप में लिख सकता हूँ इसको 1/2। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर हर का प्रमेय कर। तो बताओ, वर्गमूल 2 को ऊपर से गुणा किया और वर्गमूल 2 को नीचे गुणा किया। इस हर को ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा किया। तो ये P/Q का P/Q, वर्गमूल 2 को 1 से गुणा किया तो वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब करते हैं वज्र गुणा। 2 को P से गुणा किया तो 2P बराबर वर्गमूल 2 इंटू Q। अब ये जो Q है आपका इंटू का, वो इधर जाएगा तो इसमें आ जाएगा बट्टे में। तो ये हो जाएगा आपका 2P/Q बराबर वर्गमूल 2। अब देखो ध्यान से समझना, P/Q कैसी? परिमेय संख्या, और 2 भी कैसी? परिमेय संख्या। यानी ये वाला पद परिमेय संख्या है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अरे भाई, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास। तो अतः वर्गमूल 1/2 कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। देखो 2P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी
परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, ये दोनों आपस में बराबर है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये कथन का विरोधाभास है, ये कथन का क्या है, अतः ये कथन का विरोधाभास यानी विरोध कर रहा है, जो हमने परिमेय संख्या मानी उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्या है अपरिमेय। नंबर 13, एक चांदी का परिमाप 36 मीटर है, कितना है, 36 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो सवाल घुमा के आ गया है, एक चांदी का परिमाप, चांदा कैसा होता है, अर्ध परिमाप, कैसा होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्धवृत्त, सॉरी, चांदा कैसा होता है, अर्धवृत्त का होता है। यानी आपको यहाँ पर दे रखा है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप या क्या दे रखी है, परिधि है भाई 36, अर्धवृत्त की क्या है, परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है πr + 2r, πr + 2r बराबर कितना है 36, या r यहाँ पर भी r क्या आ गया 12, पीछे क्या बचा π + 2 बराबर 36, बराबर क्या है 36। पाई का मान लगाते हैं 22/7 + 2 बराबर कितना है 36, एक बार मीटर लिख देते हैं, अब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लसब लूँ तो लसब यहाँ पर कितना आ जाएंगे मेरे पास 7, कितना आ जाएंगे 7, 7 से 7 कट गए, पीछे बचा आपका 22 प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार और 7 को 2 से गुणा किया तो 14 बराबर कितने 36। तो देखो r × 14 और 22 कितना हो गए 36/7 बराबर कितना है 36। अब ये इंटू की संख्या भट्टे में और भट्टे की संख्या कहाँ जाएगी इंटू में, तो r बराबर आपका आ जाएगा 36 × 7/36, 36 से 36 क्या हो गए कैंसिल, यानी r आपका कितना आ गया है 7 मीटर, कितना आ गया है 7 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, यानी चांदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है चांदे का क्षेत्रफल, चांदे का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चांदे का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 πr²। तो देखो 1/2 का 1/2 पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू r कितनी है 7 × 7, 7 से 7 कट गए, 2 का भाग 22 में कितनी बार गया 11 बार, और 11 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 77 मीटर²। यानी आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 77 मीटर²। देखो ये भी सवाल अलग तरीका है। 14 सवाल, 2 घन, अब कह रहा है 2 घन, एक घन नहीं 2 घन, जिनमें प्रत्येक का आयतन, यानी आपका हल है वो देखो अगर, तो घन का जो आयतन है, घन का क्या है आयतन, वो आपको दे रखा है 27 घन मीटर, यानी 27 मीटर³ हो, तो संलग्न फलकों को मिला कर ऐसा ठोस बनाए। अब 2 घनों को मिला है आपस में, 2 घनों को क्या किया है मिला है। अब देखो 2 घनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो उसकी चौड़ाई क्या होगी डबल, क्या उसकी लंबाई और ऊंचाई में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लंबाई और ऊंचाई में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगी दुगनी, ठीक है। तो आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 1³ कितनी होती है 27। देखो घन का आयतन कितना 27, यानी 1³ बराबर कितना है 27, और यहाँ से क्यूब हटेगा, ये यहाँ आपका लगेगा घनमूल, क्या लगेगा घनमूल,
अगर मैं 27 के टुकड़े करूँ, क्या करूँ 27 के टुकड़े, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाहर घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनाओ, आपकी भुजा आ जाएगी 3 मीटर। कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। यानी अब देखो एक घन की भुजा आ गई है, अब उसी घन की एक घनाभ बना है, तो उस घनाभ की जो लंबाई होगी, क्या होगी? लंबाई जो होगी वो आपकी होगी 3 मीटर। जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई वो कितनी होगी आपकी? 6 मीटर होगी। कितनी होगी? क्योंकि चौड़ाई जो होगी देखो, दो घनों को पास में रखूंगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी। लंबाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस HF। तो 2 का 2, L कितना है आपके पास? ये लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई आपके पास 3 और चौड़ाई 6, तो 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, 2 का 2। इन दोनों को गुणा करोगे तो आ जाएंगे 18, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 18, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 9। अब देखो 2 का 2, इनको आपस में जोड़ेंगे 18 और 18 36, 36 और 9 होते 45, और 45 को 2 से गुणा किया तो 90 मीटर स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल आएगा, दोनों घनों को अगर मैं मिलाऊंगा कितना आएगा? 90 मीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 15, एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर एक यातायात नियंत्रण के लिए CCTV लगा हुआ है। एक जो आपका पोल है सीधा, यहाँ पर क्या लगा हुआ? आपका CCTV कैमरा लगा हुआ है। अब ये कह रहा है एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात के लिए CCTV लगा हुआ है, जो पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर, कितना दूर? 25 मीटर दूर तक यातायात देख सकता है। यदि पोल चारों ओर, अब ये कह रहा है इस पोल के चारों ओर, इस पोल के क्या कह रहा है ये? इसके चारों ओर यहाँ से, ठीक है, ये कितना देख सकता है? ये जो क्षेत्रफल, ये केंद्र है इस वृत्त का, ये जो क्षेत्रफल ग्रहण करता है 154 मीटर स्क्वायर तक देख सकता है। देखो सवाल को वापस समझ लो। एक सीधे ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV लगा हुआ है, यहाँ पर CCTV लगा हुआ है, जो पोल के शीर्ष से 25 मीटर तक दूरी तक यातायात देख सकता है। यदि पोल चारों ओर, ये पोल के चारों ओर 154 मीटर क्षेत्रफल तक यातायात देख सकता है। पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इस पोल की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। इस पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? 154। अगर बात करूँ मैं वृत्त के क्षेत्रफल की, वो कितना है? 154 मीटर। ठीक है, देखो ये क्या है? इसकी त्रिज्या, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? IR² बराबर कितना है? 154। I का मान कितना होता है? 22/7। R² का R² 154 का 154। अब ये संख्या वहाँ जाएगी बट्टे वाली गुणा में और गुणे वाली भाग में, तो R² आपका आ जाएगा 154 इंटू 7/22। अगर आप 22 का भाग दोगे 154 में, तो आपका भाग जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा इसमें? 7 बार जाएगा। और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ लगेगा वर्गमूल, और वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो 7 आ जाएंगे बार। जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ये जो त्रिज्या आएगी और BC जो आएगी वो कितना आ जाएगा? 7 मीटर। अब त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, क्योंकि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर आपका हो जाएगा AC² माइनस BC²। देखो ये आपका हो जाएगा लंब² बराबर कर्ण² माइनस आधार²। ठीक है, तो ये आपका 25², ये आपका 7², 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। इसमें से ये घटाओगे 576, इसका होता है 576।
76, ये ए बी स्क्वायर 576 है, तो ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 576, और वर्गमूल 576 किसका मान होता है 24 का, किसका मान होता है 24 का, तो 24 मीटर आ जाएगी। पोल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 24 मीटर, अतः पोल की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई है 24 मीटर। सेक्शन से शुरू हो रहा है, आपके प्रत्येक सवाल 3 अंक का है। यहाँ से सवाल सारे जरूर समझ लेना, ठीक है, सारे सवाल ही मोस्ट। सवाल नंबर 16, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो देखो माना fx बराबर 3x² + 5x - 2, तो यहाँ पर आपको गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। अगर इस पहले अंक को अंतिम अंक से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, और यह बाकी है, और आगे कितने लिखे हुए 5। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल कितना हो 6 और घटाने पर कितने प्राप्त हो 5। ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनफल 6 और एक में से दूसरा अंक घटाने पर कितना प्राप्त हो 5। तो ऐसी संख्या है 6 × 1, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो देखो ये 3x² का 3x², ये प्लस का ये प्लस, एक बार तो आपको लिखना है 6 के साथ x, कितना आ गया 6x, उसके बाद प्लस माइनस होता है आपका माइनस। देखो ध्यान रखना, इन दोनों निशानों का ये निशान हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा, एक को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा x, और -2 के -2, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन। यहाँ देखोगे तो x तो पक्का आएगा, कॉमन x तो पक्का आएगा, और उसके साथ देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3 भी आ गए साथ में, 3 आ गए, x बार आ गया, पीछे कितना बचा x प्लस x से x कटा, 3 का भाग 6 में 2 बार, कितनी बार गया 2 बार। देखो अब आगे इधर माइनस है तो माइनस को ले लो, और कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, हर एक संख्या के गुण में होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का भाग x में x बार, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का 2। एक बात ध्यान रखना, दोनों मान हमेशा बराबर आएंगे, दोनों मान हमेशा क्या आएंगे बराबर। x + 2 एक बार लिखा, और 3x - 1 एक बार लिखा, एक बार लिख दिया x + 2 = 0, दूसरी बार 3x - 1 = 0। यहाँ x का मान ज्ञात करोगे तो आ जाएगा -2, और यहाँ मान ज्ञात करोगे तो -1 उधर गया, +1, x बराबर 1/3। अब करते हैं जांच। अभी क्या करते हैं जांच, तो जांच करने से पहले a का मान, b का मान और c का मान, ये जो है आपका x² के गुणे में a कितना है 3, x के गुणे में 5b, और अंक जो पीछे बचा है ये आपका है c -2। जांच करने के लिए भी c लिख दिए। अब देखो जांच क्या है, सबसे पहले है शून्यों का योग, शून्यों का योग ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला आपका है -b/a, क्या है -b/a, और इनका योग करना है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, -2 को जोड़ना है हमें 1/3 के साथ, और यहाँ माइनस का माइनस, b क्या है 5, कितना है 5, तो ये लिख दिया 5/a, कितना है 3, ये क्या लिख दिया 3। यहाँ पर लेंगे हम लसब, 3 और 1 के लसब आ जाएंगे 3, कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो -6, 3 से 3 कटा +1 बराबर -5/3। और यहाँ पर जोड़ करोगे, बाकी करोगे तो माइनस का 6 और प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा -5/3 बराबर -5/3, बराबर आ रहे। फिर योग वाला तो हमारा हो गया सही। दूसरा है शून्यों का गुणनफल, दूसरा जो है वो क्या है शून्यों का गुणनफल, क्या है गुणनफल।
वो आपका है c/a। क्या है? c/a। चलो आओ गणनफल करते हैं। -2 × 1/3। c कितना है? -2 बट्टा a कितना है? 3। ये 3 आ गए। अब देखो -2 को 1 से गुणा किया तो -2/3 और इधर भी क्या है? -2/1। जांच हमारी सही है। सवाल हो गया हमारे सही। 3 नंबर आ गए। ठीक है, कंप्लीट। देखो 17वां सवाल। एपी दे रखी है 17, 15, 13 आगे कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग जो है वो 81 है। तो आपका जो प्रथम पद है ए जो है वो कितना है? 17 और डी जो है सारांतर A2 - A1 अपन निकालेंगे तो 15 - 17 आपका देगा -2 और आपका दे रखा है एस है वो दे रखा है 81। कितना दे रखा है? 81। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्या है? n/2 2a + n - 1 × d = 81। देखो n/2 का n/2 2 इंटू प्रथम पद आपका कितना है? 17। ठीक है, प्लस n - 1 × d जो है वो आपका -2 है। कितना है? -2। ठीक है, देखो n/2 का n/2 17 दूनी कितने हो गए आपके? 34 प्लस देखो -2 को n से गुणा किया, -2 को n से गुणा किया तो -2n और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2n। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 एकम कितने हो गए? 2 = 81। देखो n/2 का n/2 ये 34 और ये 2 कितने हो गए? 36 -2n = 81। आगे देखो n/2 का n/2 यहाँ पर मैं 2 को ले रहा हूँ कॉमन, यहाँ से और यहाँ से 2 को क्या ले रहा हूँ? कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 18 - n। कितना बचेगा? 18 - n। 2 का भाग 36, 18 बार और 2 से 2 कट गया, पीछे बचा n। 2 से 2 कट गया, n को 18 से गुणा किया तो 18n, n को n से गुणा किया तो -n² बराबर 81। अब देखो ये माइनस का n² वहाँ गया तो प्लस का, 18 वहाँ गए तो माइनस के, इधर क्या बचेगा? 0। इधर क्या बचेगा? 0। तो ये हो जाएगा n² - 18n और ये प्लस के 81 है बराबर क्या बचा? 0। अब गुणा करने पर 81 जोड़ने पर 18 तो 9 × 9 जो संख्या होगी आपकी कितनी होगी? 9n ± 9n + 81। 18 की जगह टुकड़े क्या हो गए? 9 - 9 - 9 - 18 हो गए और 9 कितना होता है? 81। अब यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ आपका आ जाएगा n अंदर, दोनों में से n बार आ गया, यहाँ बचा n - 9, यहाँ -9 कॉमन आ गए, यहाँ बचा माइनस प्लस n - 9। तो आपके जो टुकड़े हैं वो आ गए n - 9 n - 9 और n - 9 बराबर 0। तो n का मान आपका आ जाएगा 9। इन्हें कितने पद लेने हैं हमें? कितने पद लेने हैं? 9। इन्हें पदों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, छापो जल्दी से इसे। देखो सवाल नंबर 18। एक 12 मीटर ऊंची पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। 18वां और 25वां सवाल। देखो ये जो 2 सवाल है आपको अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप 8वीं प्रश्नावली के अंदर ये सवाल देख सकते हो और 18वीं प्रश्नावली के अंदर ये सवाल देख सकते हो। वहाँ पर मैंने विस्तार से समझा है। अब देखो इनको मैं अभी समझाऊंगा, समय ज़्यादा लगेगा। अब सवाल नंबर 22वां, ये सवाल थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इसकी रचना आपको एग्जाम में करनी है, यहाँ पर मैंने करवाने वाला हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ हथियार भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किस तरह करना है आपको वो समझा देता हूँ, आप कुछ प्रयास करके करना। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है और उसके बाद एक वृत्त बनाना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है आपको? वृत्त, ये जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है? O। देखो ध्यान से समझना। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या बनाया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब कह रहा है केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर, ये O से मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया ये वाला बिंदु।
ये बिंदु P ले लिया, ठीक है। ये कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। इससे दूर से दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। दो स्पर्श रेखाओं की रचना किस प्रकार करेंगे? तो देखो, सबसे पहले कितना सेंटीमीटर वृत्त दे रखा है, वृत्त बनाया, 5 सेंटीमीटर का बना दिया। अब इस रेखा का करना है लंब समद्वि भाजन। क्या करना है? लंब समद्वि भाजन। तो आधे से ज़्यादा चाप खोलेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप आपको काटना ऊपर, एक चाप नीचे की ओर, उसी प्रकार एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से। अब इन दोनों को क्या करना है? आपको ऐसे ऐसे मिलाना है, ठीक है। लंब समद्विभाजन करेंगे, ये जो केंद्र आएगा इससे आपको बनाना वृत्त, और जो ये वृत्त होगा वो ए और पी से गुजरेगा, ओ और पी से क्या करेगा? गुजरेगा। और ये ओ केंद्र वाले को जहाँ स्पर्श करेगा उसका नाम आप दे देना ए और बी, और इस पी को ए से मिला देना और इस पी को क्या कर देना? बी से मिला देना। इस प्रकार ये स्पर्श रेखाओं की क्या हो जाएगी? रचना। ये आप स्वयं करने का प्रयास करना और इसकी रचना भी आप स्वयं करना। बाकी वाले सवाल हम करवाएंगे। अभी चलते, देखो ये सवाल जो है इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है, दोनों सवाल। और ये सवाल मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है, आप समझ लेना। मोस्ट सवाल है, इससे आ सकता है। अब देखो बाकी वाले सवाल सब करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे, कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको सवाल बहुत कुछ मिलने वाला है। नंबर 19वां, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ तो इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ईएफ 15.4 सेंटीमीटर हो, तो बीसी ज्ञात करो। देखो इसमें आपको प्रमेय लिखना होगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको लगाना, बराबर होता है, ये प्रमेय आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्रमेय कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज समूह दे रखे, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ, इनका जो अनुपात है, इनकी संगत भुजा कौन सी? बीसी, और संगत भुजा कौन सी? ईएफ के वर्ग के बराबर होता है। एरिया ऑफ एबीसी कितना दे रखा है? 64, और ये 121। बीसी आपको ज्ञात करना है, और जो ईएफ है वो आपके सामने है 15.4 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर क्या लगेगा? वर्गमूल। क्या लगेगा यहाँ पर? वर्गमूल बराबर यहाँ बचेगा बीसी अपॉन 15.4, और वर्गमूल 64 का मान होता है 8 और इसका 11 बराबर बीसी इंटू 15.4। वज्र गुणा कर रहे हैं, देखो बीसी को 11 से गुणा किया तो 11 इंटू बीसी, और 154 से गुणा करूँगा, 15.4 को गुणा करना है आपको 8 से। किससे गुणा करना है? 8 से। अब ये इंटू के 11 उधर गए तो बट्टे में, तो बीसी बराबर आपका आ जाएगा 15.4 इंटू 8/11। यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटेगा बट्टे में क्या आ गया? 10। 11 का भाग इसमें, देखो 11 का भाग जाएगा इसमें 14 बार, कितनी बार जाएगा? 14 बार। 10 और 14 को 8 से गुणा करोगे आप, तो आपका आएगा 112। बट्टे में क्या है? 10, और बट्टे में 1 0 है तो एक संख्या पहले क्या लगेगा आपका? पॉइंट। तो बीसी बराबर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 11.2 सेंटीमीटर। इसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करो। सवाल कह रहा है किसी वृत्त की जो जीवा है, ये जीवा मैंने ले ली ए बी। क्या ली? ए बी जो है वो वृत्त की इस त्रिज्या के क्या है? बराबर। ये ओ ए और ओ बी, अब ये तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर। अब ये कह रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या जीवा के बराबर है, तो इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड, ये तो लघुवृत्तखंड, ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? दीर्घवृत्तखंड में
मैं किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो दिया है हमारे पास, दिया है क्या दिया है कि जीवा ए बी जो है, जीवा ए बी जो है वो ओ ए व ओ बी के क्या है बराबर, ओ ए व ओ बी की त्रिज्या के क्या है बराबर है। और हमें जो सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ACB, क्या ज्ञात करना है, कोण ACB। तो देखो हल करते हैं गणना, क्योंकि हमें हल करना है तो गणना करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उपपत्ति नहीं कर रहे गणना। तो हम जानते हैं, देखो चूंकि AB बराबर OA बराबर OB, तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अतः जो कोण आपका AOB है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का क्या होता है दुगुना। तो हम जानते हैं कि देखो चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा शेष भाग पर कोण ACB स्थित है, ठीक है। इसलिए जो कोण आपका ACB होगा वो 1/2 होगा कोण AOB का, यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर कोण का क्या होता है दुगुना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा। तो 1/2 कोण AOB कितना है 60 डिग्री। तो कोण ACB आपका कितना हो जाएगा 2 का भाग दीजिए 30 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इस बार एक और त्रिभुज ABC की भुजा P पर बाह्य स्पर्श करता है। अब ये कह रहा है कि जो त्रिभुज ABC की भुजा P पर क्या करता है, त्रिभुज बाह्य स्पर्श करता है। एक वृत्त है, एक क्या है, एक वृत्त जो है वो त्रिभुज ABC बना हुआ है इस प्रकार, ये मान लो इस प्रकार ये इसको स्पर्श करता है, ठीक है। ये बिंदु A इसको क्या करता है यहाँ पर P पर क्या करता है स्पर्श करता है। ये त्रिभुज ABC क्या करता है यहाँ पर ये B और ये हो गया C, इस प्रकार क्या करता है स्पर्श करता है बाह्य बिंदु P पर, ठीक है। त्रिभुज ABC, ये ABC P पर स्पर्श करता है। यदि AB व AC को आगे बढ़ाए, ये AB को मैंने पहले से ही आगे बढ़ा दिया और AC को भी पहले से ही मैंने क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया जाए, तो Q और R पर स्पर्श करते हैं। ये तो Q पर और ये R पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ, सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। तो दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P बिंदु बाह्य स्पर्श करता है, बाह्य स्पर्श करता है, ठीक है। सिद्ध जो करना है हमें, देखो सिद्ध करना है, जल्दी से लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, ABC की परिमिति ये करना है, ठीक है। तो देखो उपपत्ति में देखो सारे प्रमेय लगेंगे। इसमें प्रमेय क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है समान। तो हम जानते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु
से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो देखो ध्यान से देखना, ये ए बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से ये ए को स्पर्श रेखा और ए आर, यानी ए क्यू बराबर हो गया आपका ए आर स्पर्श रेखा, समीकरण 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी से भी ये क्या स्पर्श रेखा, तो आपका हो जाएगा बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू, समीकरण 2। और इसी तरह ये सी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहा है ना, तो सी पी बराबर हो जाएगा आपका सी आर, समीकरण 3। देखो ध्यान से समझना सवाल को। एबीसी की परिमिति का मतलब है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग। तो देखो चूंकि त्रिभुज ए बी सी की परिमिति क्या ज्ञात करते हैं हम, परिमिति क्या होगी, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ूंगा, यानी जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एंड अगर तीनों भुजाओं को मैं आपस में जोड़ूंगा तो ए बी सी की परिमिति आएगा। अब देखो ए बी का तो ए बी प्लस, ध्यान से बी सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी सी की जगह मैं लिखूंगा बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, ये मैंने लिख दिया बी पी प्लस पी सी, या सी पी लिख दो आप, ठीक है। और पीछे क्या बचा मेरा ए सी। अब ध्यान दो ये जो बीपी है वो किसके बराबर है, ये जो बीपी है वो मेरी बराबर है बी क्यू की, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ए बी प्लस बी क्यू, बीपी की जगह क्या लिखूंगा मैं बी क्यू प्लस का प्लस, और सी पी किसके बराबर है सी आर के, इसके बराबर है सी आर के, ए सी का ए सी। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको जोड़ूं इसको ए बी प्लस बी क्यू, तो देखो इधर आओ, ये ए बी प्लस बी क्यू क्या बनेगा मेरा ए क्यू बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा ए क्यू प्लस सी आर और ए सी को जोड़ना है, सी आर और ए सी को जोड़ूंगा क्या बनेगा ए आर, क्या बनेगा मेरा ए आर। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि जो बी पी जो है वो किसके बराबर है बी क्यू के, और जो आपका सी पी जो है वो सी आर के क्या है बराबर। अब देखो वापस आते हैं, हम याद कर रहे थे त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, जो हमारे पास क्या आई है, देखो ये ए आर भी देख लो किसके बराबर है, ए आर किसके बराबर है, ए आर बराबर है आपका ए क्यू के, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं ए क्यू तो यही है, प्लस ए आर की जगह भी क्या लिखूंगा ए क्यू, क्या लिखूंगा ए क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, ए बी सी की परिमिति बराबर हो जाएगा ए क्यू कितना हो गया 2AQ बट्टे में क्या लगाया ए। अब देखो ये 2/1 इधर आएगा तो क्या होगा 1/2 होगा, आपका आ जाएगा 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर AQ। तो AQ बराबर आपका क्या आ गया, AQ बराबर क्या आ गया 1/2 ABC की परिमिति। ये प्रूव करना था, हो गया। जल्दी से उतारो, मोस्ट है, ध्यान रखना। अब नंबर 23वां, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की जो सुई है, घड़ी की जो सुई है, मिनट की सुई 14 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई, त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास, त्रिज्या जो R है वो गई 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 15 मिनट पर रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 15 मिनट घूमी है, उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया वो ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप अनुमान लगाओगे तो 15 मिनट में घड़ी की सुई आ जाती है 12 से 3 पर, तो डिग्री कितना हो जाता है 90।
नहीं याद होता ऐसे लिख देना, ठीक है। और निकालना आता है तो निकालो, कैसे आएगा। तो बताओ मिनट की सुई कह रहा है, तो मिनट की सुई ये है जो एक पूरा चक्कर लगाती तब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में रचित क्षेत्रफल, 1 घंटे में रचित क्षेत्रफल घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, आगे लिख देना आप, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में रचित क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 360। 1 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 360। अब बताओ 1 घंटे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 घंटे की जगह लिख सकता हूँ 60 मिनट। कितना लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 1 घंटे की जगह 60 मिनट है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में होगा 360/60। तो ये कटेगा तो 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना बना रहा है, 6 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल 15 × 6 बराबर हो गया 90 डिग्री। जो हमारा थीटा है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना रचित क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका IR² θ/360। आई का मान आपका 22/60। R जो है वो है 14। कितनी है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, तो ये हो गया 14 × 14। थीटा जो है वो आपके पास 90 है बट्टा 360 का 360, 0 से 0 गया, 9 का भाग 36 में गया 4 बार। आगे काटते देखो, 22/60 × 14 × 14 बट्टा 4। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। और 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 का भाग 22 में गया 11 बार। 11 को 14 से गुणा किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 44 4 हासिल का 1 11 और ये कितना हो गया, सॉरी गुणा वापस करेंगे हम। 14 को 11 से गुणा करना है ना, तो 14 एकम 14 हासिल का है 14 और ये कितना हो गया 15, सही है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 24वां सवाल, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघला कर, एक 9 सेंटीमीटर बड़ा धातु का गोला लिया, उसको पिघला कर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बड़ा गोला है उसको पिघला कर छोटे छोटे शंकु, आइसक्रीम बनानी है। एक आइसक्रीम का बड़ा सा बक्सा रखा है, मान लो छोटी छोटी क्या बनानी है, आइसक्रीम बनानी है। आयतन तो क्या होगा, दोनों का समान ही होगा। तो देखो ध्यान से, गोले की जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, वो है 9 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या जो है इसको मान लेता हूँ स्मॉल आर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की क्या है ऊंचाई, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जो है वो आपकी है 6 सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पर क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान रखना, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसमें कह रहा है कितने शंकु। अब मुझे बताओ, एक बड़ा सा गोला है, उसे तोड़कर छोटे छोटे शंकु बना दिए। मान लो ये गोला है, इसे तोड़कर छोटे छोटे क्या बना दिए, शंकु बना दिए। क्या बना दिए, शंकु। तो इन सभी शंकुओं का आयतन इस एक गोले के बराबर होगा। अगर मान लो 10 शंकु है, कितने हैं, तो 10 × 1 शंकु का आयतन बराबर कितना होगा, गोले का आयतन के बराबर होगा। तो माना शंकुओं की संख्या, माना शंकु की संख्या, इसको मान लिया मैंने n, क्या माना n। तो बताओ शंकुओं की संख्या को एक शंकु के आयतन से गुणा करूंगा, वो आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो n × शंकु का आयतन, n × शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। अरे भाई कहीं शादी में गए हो, बड़ा सा मारवाड़ी बिके हुए भगोलो, भगोला भरा हुआ है, उसको थाली में अलग अलग रखना है, छोटे बच्चों को रखना है, किसी को
जीवन देना, ठीक है। तो उन सभी थालियों का जो भोजन का आयतन होगा वो उस बड़े से गोले के जो खाने के बराबर होगा कि नहीं होगा। इन सभी को मैं जोड़ूंगा, एक का मान लो 10 थाली बन रही है, उससे एक से कितनी बन रही है 10, तो एक थाली का आयतन इंटू 10 कर दो, वो किसके बराबर होगा, गोले का आयतन होगा। गोला जो है बड़ा सा है और ये छोटे छोटे हैं, तो n का n शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर हमने इसको क्या माना है, कैपिटल। तो देखो n का n इंटू 1/3, देखो 3 से 3 कट गए, पाई से पाई कट गए। आर शंकु का आर कितना है 3, स्क्वायर है तो क्या लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू एच कितनी है 6, ये लिख दिया 6, 4 का 4, इसका कैपिटल आर कितना है 9, 9 क्यूब है तो 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये तीनों गुणे में उधर गए तो बट्टे में, तो n का जो आपका मान आएगा वो आएगा 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बट्टा 3 इंटू 3 इंटू 6। अब देखो 3 तिया कितने होते हैं 9 से 9 कैंसर, 3 तिया 9 होते, 9 से 9 कैंसर, 2 का भाग इसमें गया, 2 बार इसमें गया, 3 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 नमे 54, 6 नंबर कितने हो गए 54। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ गई, शंकुओं की संख्या कितनी आ गई आपके 54। देखो ये आपका सी सेक्शन कंप्लीट है, 25 सवाल दे रखा है लिंक के नीचे, वहाँ से समझ लेना। अब जो है मोस्ट है सेक्शन डी है, वो पूरा ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि जो सवाल जो 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली के जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, ठीक है। देखो सेक्शन डी आपका 6 अंक का है, ठीक है। ये 6 नंबर के आपको सवाल सभी करने बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक सवाल करो किसी से 6 नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 26वां देखो, आपको अच्छी तरह से मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, पूरी अच्छी तरह से समझा रखा है, ठीक है। बस ये एक संख्या बदली हुई है, वो वहीं पर भी बदली हुई मिलेगी, ठीक है, तो आप आराम से याद कर सकते हो। और सवाल नंबर 27वां, ये भी मैंने बेसिक से समझाया हुआ है। ये चारों के चारों सवाल देखो अथवा के अंदर आएगा, एग्जाम के अंदर अथवा से पहले 2 सवाल, अथवा के बाद भी 2 सवाल आएंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम में 27वां सवाल मिलेगा, ये 26वां ही मिलेगा और ये 30वां ही मिलेगा इन प्रश्नावलियों में, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति वाले सवाल आप जरूर नीचे जाकर लिंक में जाकर सवाल अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते वहाँ जाकर मिलाइए पहले, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है। और इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है, माध्यिक बहुलक और मध्य का, जरूर समझिएगा, ठीक है। सभी सवाल ये मोस्ट ध्यान रखना, खासकर त्रिकोणमिति, यहाँ संख्या बदली जाएगी, ये संख्या नहीं, ये तो एजीटी जाने वाला है और यहाँ संख्या बदल सकती है। और अगले वाले सवाल वो पूरा ध्यान से फोकस से समझो, ठीक है, ध्यान रखना। बिंदुओं ए, आपका जो बिंदु है ए वो है -2,5 और ये जो बिंदु बी है वो है आपका -5,y का मध्य बिंदु। अब ये कह रहा है मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु जो है -7/2,3 है। तो ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो सवाल घुमाया हुआ है, ध्यान रखना, हमें ए बी की मध्य दूरी ज्ञात करनी है और इनका मध्य बिंदु दे रखा है, ये मान लो P दे रखा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक से, मध्य बिंदु निर्देशांक से, मध्य बिंदु निर्देशांक से देखो पहले y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इन दोनों को योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x और ये क्या है y। तो y बराबर आपका होगा y2 + y1 बट्टा 2। y आपका क्या है, y आपका 3 है। y2 आपका क्या है, y2 आपका y है और y1 आपका क्या है 5/2 बट्टे में लगाया 1 किया वज्र गुणा, y + 5 को 1 से गुणा किया तो y + 5 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस के 5 उधर गए तो माइनस के, तो y बराबर आ गया 6 - 5, y बराबर आपका आ गया 1, y बराबर क्या आ गया 1। अब ज्ञात करते ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी, दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
देखो x2 अपना क्या है -5, कितना है -5, ये सूत्र का माइनस। x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे +2 होल स्क्वायर प्लस y2 अभी आया हमने ज्ञात किया है 1, कितना है 1, और ये माइनस y1 कितना है 5, y1 कितना है 5, क्या करना होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर वर्गमूल का वर्गमूल, -5 और प्लस के 2 बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किस में आएंगे माइनस में 5 में से 2 गए 3 होल स्क्वायर प्लस, और 1 में से 5 आएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, इधर भी माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे आ जाएंगे 25, और वर्गमूल 25 का मान होता है 5 इकाई, कितना होता है 5 इकाई। ठीक है, अब देखो दूसरा, तो इसमें भी 2 सवाल मिलेंगे, पहला दूसरा या एक भी मिल सकता है, वो एग्जाम के ऊपर। ठीक है, पिछले साल 1 मिला था, उससे अगले साल जो पेपर हुआ था उसमें 2 मिले थे, तो हो सकता है 1 साल 2, 1 साल 1, 1 साल 2, इस हिसाब से मैंने भी 2 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को अंत विभाजित करता है। मान लो ये बिंदु करता है MN को कुछ भी मान लो, ठीक है, x y z, ये मान लिया M बिंदु है, ठीक है, -3, P पर। तो पहले तो अनुपात ही ज्ञात करने, फिर P का मान भी ज्ञात करना है। देखो ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये y2। तो देखो पहले मानेंगे, मानना अनुपात के अनुपात 1, क्या माना हमने के अनुपात 1, फॉर्मूला ये m1 और ये क्या हो गया m2। तो देखो पहले x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अनुपात ज्ञात करेंगे, जो x का मान दे रखा है उससे क्या ज्ञात करेंगे अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर y का फॉर्मूला लगाकर क्या ज्ञात करेंगे p का मान अनुपात आ जाएगा, तो इधर करते हैं x का मान लगाकर अनुपात ज्ञात करते हैं। x बराबर होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है -3, m1 आपका क्या है कि x2 आपका क्या है -2 प्लस m2 आपका 1 है और x1 कितना है -5। ठीक है, m1 प्लस m2 k प्लस 1, क्या आ जाएगा k प्लस 1, -3 बराबर -2 को k से गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस, 2 को k से गुणा किया तो 2k, माइनस प्लस माइनस, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, k प्लस 1 का k प्लस 1। आइए वज्र गुणा करते हैं, -2 के -5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके -2k -5, और -3 को पहले k से गुणा किया तो -3k, -3 को पहले k से गुणा किया तो -3k, और -3 को फिर 1 से गुणा किया तो -3। अब देखो k वाला को लेते हैं एक तरफ, संख्या को एक तरफ, ये -3k इसको ले जाते हैं इधर, ये -5 इसको ले जाते हैं उधर, तो ये -2k तो है ही है, ये -3k इधर आया तो +3k, ये -3 इधर है ही है, ये -5 उधर गए तो +k। अब देखो इनको जोड़ो, 3 और 2, देखो +3 और -2 क्या आएगा, 3 में से 2 के पीछे बचा 1k, यानी k क्या बचा k, और 5 में से 3 गए 2/1, अनुपात हमारे पास कितना आ गया, अब अनुपात कितना आ गया 2:1। अब y का फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये y जो है वो किसके बराबर p के, यानी p का मान ज्ञात करें तो ये आ गया p। अब m1, ये m1 कितना है 2 है, m1 कितना है आपका 2 इंटू y2 जो है वो आपका 3 है, प्लस m2 जो आपका m2 है वो 1, और जो y1 है वो -4।
बट्टा ये हो जाएगा 2 + 1 पी का पी 2 3 दूनी कितने हो गए 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 एकम 4 बट्टा 2 और 1 कितने हो गए 3 तो पी का मान आ जाएगा 6 में से 2 गए 6 में से 4 गए 2/3 पी का मान कितना आ जाएगा 2/3 ये जल्दी से उतार लो। आपको 29वां सवाल इसके अथवा वाला भी समझना दोनों में से एक सवाल आ सकता है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना रहा हूँ मैं समकोण, क्या बना रहा हूँ ये समकोण ए बी सी, ठीक है। जो दिया है आपके पास दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी जो है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण क्या आपका AC², कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्ग, शेष भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, के योग के क्या होता है बराबर, यानी ये कर्ण का जो वर्ग है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं रचना करूँगा, क्या करूँगा ये रचना, ध्यान से देखना सवाल को। 20 से यहाँ से लंब डालूंगा BC पर, तो मैंने यहाँ से ये क्या किया, ये BD लंब AC खींचा, ये मैंने क्या किया है यहाँ पर लंब डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना हमें क्या करना है, और ध्यान रखना अगर किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण से समभुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के समरूप होता है, और ये वाला इसके होता है, और ये छोटा वाला इस पूरे के, ये वाला भी इस पूरे के, 3 त्रिभुज समरूप हो गए। कितने त्रिभुज 3 त्रिभुज, हाँ ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के, और ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या होते हैं समरूप। लेकिन हम करेंगे, अब देखो अब समरूप करने कौन कौन से, इसका जरा ध्यान रखना। अगर हमने नाम सही लिख दिए तो सवाल सही हो जाएगा, अगर नाम ही गलत लिखे है तो सवाल भी क्या होगा गलत। तो देखो उपपत्ति में ध्यान से देखना, उपपत्ति में नाम से लिखना। देखो मैं त्रिभुज लूंगा एक, तो ABC त्रिभुज कौन सा लूंगा ABC, व दूसरा त्रिभुज ADB कौन सा त्रिभुज, देखो A से शुरू हो रहा है तो यहाँ से भी A से लेना है। देखो B पर यहाँ पर 90 डिग्री है पूरे त्रिभुज में, तो यहाँ पर D भी क्या आएगा 90 डिग्री, तो ये मैंने लिया A D और B। इन दोनों त्रिभुज की तुलना करते हैं, तो देखो ये कोण A इसमें भी है, देखो इस पूरे त्रिभुज में भी कोण है और इस त्रिभुज में भी कोण है, तो कोण A आपका हो गया उभयनिष्ठ, क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया ना। और ये जो कोण है आपका देखो 90 डिग्री, और इस पूरे में कोण ABC भी क्या है 90 डिग्री, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा आपका कोण ADB, क्या है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या हो गया 90 डिग्री, जी हाँ। अब देखो A दो कोण बराबर है, तो A समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज जो है आपके हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB। देखो मैं इसको वापिस लिख रहा हूँ यहाँ पर, त्रिभुज जो है आपका ABC समरूप है त्रिभुज ADB। ABC जो है वो ADB के क्या है समरूप है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज ADB के। देखो यहाँ पर AB लाना है, मुझे क्या लाना है AB² लाना है। तो ध्यान रखो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ AB, इसके बट्टे में खाली जगह छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं AB, ठीक है। यहाँ हमें कुछ लाएंगे, अब क्या लाएंगे वो देखो, ये AB ये रहा, अगली वाली दो भुजाएं, ये पीछे इस त्रिभुज की भी दो भुजाओं के क्या होगा अनुपात समान बराबर होगा। अब ये AB इस त्रिभुज में भी कहाँ है यहाँ पर, तो इसकी भुजाएं कौन सी होगी ये वाली AC, ये हो गया AC। देखो ध्यान रखना हमें AB² लाना है,
तो ए बी ये लिख दिया पहले यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी नीचे लिख दिया। इस त्रिभुज का यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी स्क्वायर लाना है। अब ए बी की तुलना करेंगे ए डी से, और यहाँ पर ए बी की तुलना करेंगे ए सी से। देखो वज्र गुणा करते हैं, ए बी को ए बी से गुणा किया तो क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी। ये समीकरण हो गया आपका ए। समीकरण क्या हो गया, ए। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज दूसरा है, तो एक तो ए बी सी और दूसरा है बी डी सी। कौन सा होगा, बी डी सी, क्योंकि डी के बराबर बी आएगा और सी की जगह आएगा, तो कौन सी बराबर कौन सी, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ। और बी और डी क्या है, समकोण। इसमें कौन ए बी सी और इसमें कौन बी डी सी क्या है, प्रत्येक कोण आपका क्या है 90। ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो देखो मुझे यहाँ पर लाना है AC, तो AC बट्टे मैंने जगह छोड़ दी, और यहाँ पर भी क्या लाना है, सॉरी यहाँ पर लाना है BC। क्या लाना है मुझे, BC, और यहाँ पर भी क्या लाना है BC। तो देखो इधर मैं BC की तुलना करूँ तो BC के बाद क्या है, यहाँ पर भी DC, तो ये मैंने लिख दिया DC, और यहाँ पर BC की तुलना करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा AC। अब देखो वज्र गुणा कर दो, BC को BC से गुणा किया तो ये आ गया BC स्क्वायर बराबर AC इंटू BC। समीकरण 2 क्या आ गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, यानी ये ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू बी सी। अब देखो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से देखो ए सी क्या आ रहा है, कॉमन। ए सी क्या आ रहा है, कॉमन। अंदर बचा आपका ए डी प्लस डी सी। क्या बचा, ए डी प्लस डी सी। तो इधर आओ, ये ए डी और ये डी सी, ये ए डी और ये डी सी मिलकर क्या बन रहे हैं, ए सी बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी। ए सी को ए सी से गुणा करोगे आप तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो आपको प्रूव करना था वो आपका सिद्ध कीजिए किसी एक चाप द्वारा। सिद्ध कीजिए एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। जो ये कह रहा है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना। ये वाला दुगुना कोण है इस कोण का, ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ बी तथा शेष भाग पर कोण ए सी बी स्थित है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध जो करना है वो सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी है वो दुगुना है किसका, कोण ए सी बी का। ठीक है, तो रचना करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर रचना। ठीक है, इस सी को, ये केंद्र ओ है, केंद्र ओ से मिलाएंगे और बिंदु पी तक बढ़ा देंगे। ठीक है, सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए बिंदु पी तक बढ़ाया। ठीक है, अब देखो कोणों के नाम अंकित कर देता हूं मैं।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो उपपत्ति में सवाल को ध्यान से समझना। देखो ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, त्रिभुज AOC। कौन सा त्रिभुज? AOC में अगर आप देखोगे तो ये जो है AO वृत्त की त्रिज्या है और CO भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो AO बराबर हो जाएगा आपका CO क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि AO बराबर CO है, इसीलिए हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण, ये भुजा है इस भुजा के बराबर है, इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो कोण जो 1 है वो हो जाएगा कोण 2 के बराबर। परंतु ये परंतु कहाँ से आ गया? देखो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी होते हैं बराबर, परंतु किसी त्रिभुज की भुजा बाहर से बढ़ा दी जाए तो बनने वाला बहिष कोण आंतरिक कोणों के योग की क्या होता है? बराबर। इस त्रिभुज की मैंने देखो ये CO भुजा बढ़ा दी है, तो ये जो बहिष कोण बन रहा है ये 5, ये 2 और 1 के योग के बराबर होगा। यानी जो कोण 5 है वो कोण 1 प्लस कोण 2 के क्या होगा? बराबर। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो 1 की जगह क्या लिख दिया? कोण 2। तो कोण 5 बराबर आपका आ गया कोण 2 कोण 2 2 कोण 2, समीकरण 1। समीकरण 1। इसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं। त्रिभुज आपका कौन सा है? ये BOC में इधर भी आप देखोगे तो ये भुजा इस भुजा की क्या है? बराबर। यानी जो BO है वो आपके CO के बराबर है, क्योंकि इसीलिए ये कोण 4 और कोण 3 भी क्या होंगे? बराबर। कोण 3 बराबर क्या होंगे? कोण 4। ठीक है। परंतु ये कहाँ से आ गया भाई? ये बहिष कोण बन रहा है, देखो इस त्रिभुज की भुजा बढ़ा दी तो कोण जो 6 है वो आपके 3 और 4 के योग के क्या होगा? बराबर। 3 और 4 के क्या होगा? बराबर। लेकिन 4 जो है वो 3 के बराबर। 4 किसके बराबर है? कोण 3 के। तो कोण 3 का कोण 3 और कोण 4 की जगह क्या आ गया? कोण 3। तो कोण 6 बराबर आपका आ जाएगा 2 कोण 3, समीकरण 2। 3 और 3 कितने हो गए? 2 कोण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखो कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर आपका हो जाएगा 2 कोण 2, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3। देखो कोण 5 प्लस कोण 6 का कोण 5 प्लस कोण 6, दोनों में से 2 के आगे कॉमन, कोण 2 प्लस कोण 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 5 और 6, ये 5 और 6 मिलकर क्या बना रहे? AO भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये आ गया आपका कोण AOB बराबर है 2 का 2, 2 और 3 को देखो, ये कौन सा कोण बन रहा है? ACB। ये आ जाएगा कोण ACB। ये जो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, आगे है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए परीक्षा से पहले। जितने भी आपके सारे साथी है वहाँ तक पहुँचा दो वीडियो। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं वो भी देखेंगे, समझेंगे। आपके क्लास में हर कोई, आपके रिश्तेदार भी पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्यार्थी 10वीं पढ़ रहा होगा, एग्जाम से पहले सभी के पास पहुँचा दो। ठीक है।